हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं ये चैप्टर कल ही स्टार्ट कर चुका हूँ, ये आपको भी पता है कि लास्ट क्लास में मैंने इवोल्यूशन क्या होता है ये बताया था। तो आज उसी को कंटिन्यू करता हूँ। प्लीज़ समझने की कोशिश करेंगे, मैं हिंदी मीडियम में भी समझाऊँगा तो आप समझेंगे। अकॉर्डिंग, यहाँ क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, थेरी ऑफ इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सभी ध्यान देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द ओशियन। मतलब ये थेरी ऐसी बोलती है कि फर्स्ट लिविंग मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें जान थी, मतलब जान, ठीक है। तो उसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। तो ऐसा बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, ये थेरी ऑफ इवोल्यूशन बुक के पीछे भी क्वेश्चन है तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, यानी समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, ये जो थेरी ऑफ इवोल्यूशन है, इस थेरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट लिविंग मटेरियल हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द ओशियन। मतलब पहला जो लिविंग मटेरियल है, पहला जो मटेरियल है जिसमें जान थी, वो आया था बेटा ओशियन में, ठीक है। उसके बाद इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, फिर अनेक सालों के बाद, ठीक है, अनेक सालों के बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड। उसके बाद बना यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली सिंगल सेल था, ठीक है। तो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब अच्छे खासे समय के बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड। ऐसा ऑर्गेनिज्म बना जो कि यूनिसेलुलर था। यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली यानी क्रम से, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, क्रम से, ग्रेजुअली चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, मतलब ये जो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म बना, इसमें ग्रेजुअली चेंज आते गया, क्रम से बदलाव आते गया। ग्रेजुअली मतलब कम से, तो ग्रेजुअली चेंजेस अकर्ड मतलब ग्रेजुअली बदलाव आते गए इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म्ड, और उससे बड़ा और मोर कॉम्प्लेक्स, अधिक जटिल जो है ऑर्गेनिज्म बना। हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर एक सेल से नहीं बना है, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? ग्रेजुअली चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअली यानी क्रम से विकास हुआ, बदलाव हुआ। फ्रॉम विच लार्जर, जिससे बड़ा, एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वर फॉर्म्ड, और उससे भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना। ऑल दोज चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल। और ये जो चेंजेस आते गए, सबसे पहले पहला मटेरियल प्रोटोप्लाज्म जो है जिसमें जान थी, वो ओशियन में मिला। उसके बाद उससे यूनिसेलुलर बना। उसके बाद यूनिसेलुलर में धीरे 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 चेंजेस आते गए, और बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब हम जैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे हमारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं, ऐसा बना। ऑल दोज चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल। और ये सारे के सारे चेंजेस जो थे वो बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल थे। स्लो यानी धीरे धीरे, और ग्रेजुअल यानी क्रम से, क्रम मतलब एक के बाद एक। आगे, ड्यूरेशन ऑफ दीज चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इन सब चेंजेस लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 300 करोड़ साल लगे, 300 करोड़ वर्ष लगे ये सारा चेंजेस आने में। कि कैसे? पहले एक प्रोटोप्लाज्म हुआ करता था, बाद में यूनिसेलुलर आया, और उसके बाद लार्ज और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। और ये सारे के सारे चेंजेस स्लो और ग्रेजुअल थे, मतलब धीरे धीरे और ग्रेजुअल होते गए। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर। और कम से कम 300 करोड़ वर्ष लगे इस चेंजेस को लाने में। Changes and development in living organism had been in all round and multi dimension। और याद रखिए, ये जो चेंजेस था, ये जो बदलाव था, ये जो विकास था इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हैड बीन ऑल राउंड, हर तरीके से चेंज आया, हर तरीके से चेंज आया, एंड मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब एक ही चीज़ में बदलाव नहीं आया, उनके हर चीज़ में बदलाव आते गया, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक उनके बॉडी स्ट्रक्चर में मल्टी डायमेंशनल मतलब हर मात्रा में, हर चीज़ में चेंजेस आता गया। एंड दिस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यही परिणाम है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अस्तित्व में आए, अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के सजीव अस्तित्व में आए। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। और इसी ओवरऑल प्रोसेस को, हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, इसी ओवरऑल प्रोसेस को कहते हैं इवोल्यूशन, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल, जो एक संगठनात्मक है। संगठनात्मक मतलब किसी एक में चेंज नहीं आना होता है, बहुत सारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशनल मतलब बहुत सारे पार्ट में चेंजेस आता है। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल, ये संगठनात्मक है। आगे, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल।
इससे क्या समझा आपको कि सही में प्लांट्स और एनिमल में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ। पहले प्लांट्स कैसे हुआ करते थे, अब कैसे है, पहले एनिमल कैसे हुआ करते थे, अब कैसे, मतलब प्रोग्रेस हुआ। तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, किसका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्लांट्स और एनिमल का, फ्रॉम द एंसेस्टर्स, किससे, उनके पूर्वजों से। उनके पूर्वज पहले अलग विकसित थे, अभी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो उनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते गए, सबको पता है कि उनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते गए। पहले इंसान जो था वो रीढ़ की हड्डी नहीं थी, उसको तो ऐसे कुबड़ निकाल के चलते थे पहले। अभी हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी जो है वो विकसित हुई है, स्पाइनल कॉर्ड विकसित हुई है, तो अभी हम सीधे स्ट्रेट चलते हैं। मतलब स्ट्रक्चर में भी चेंज आया और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारे कार्यों में भी चेंज आया। फंक्शनल मतलब क्या होता है, कार्यों में भी चेंज आया। इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। क्या कहते हैं उसको, इवोल्यूशन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थेरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द ओशियन। ये थेरी ये कहती है कि फर्स्ट लिविंग मटेरियल, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, पहला जीव द्रव्य जो है वो ओशियन में आया था। उसके बाद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अनेक सालों के बाद, अनेक वर्षों के बाद, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय सजीव बना। ग्रेजुअली चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड। ये जो यूनिसेलुलर था, ये जो एक कोशिकीय था, इसमें ग्रेजुअली मतलब क्रम से परिवर्तन होता गया और इससे मोर कॉम्प्लेक्स यानी अधिक जटिल जो है ऑर्गेनिज्म बनता गया। ऑल दोज चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल, और ये सारे के सारे परिवर्तन बहुत ही स्लो, धीरे धीरे थे, और ग्रेजुअल यानी क्रम से थे। ड्यूरेशन ऑफ दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर्स, और इसे चेंज लाने के लिए 300 करोड़ वर्ष लगे। Changes and development in living organism had been all round and multidimensional and this lead to evolution of different types of organism। और ये जो बदलाव थे, ये बदलाव एक ही तरीके में नहीं थे, ये ऑल अराउंड मतलब हर जगह से बदलाव थे। इस मल्टी डायमेंशनल मतलब हर बॉडी पार्ट में उनके चेंजेस आते गए, हर स्ट्रक्चर में चेंज आते गए, और जिसके कारण अलग अलग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ। Hence this overall process is called as evolution। इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल, जो संगठनात्मक है। फिर उसकी डेफिनेशन लिखी है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जब एनिमल का क्या होता है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ ना, फ्रॉम एंसेस्टर्स, किससे हुआ, उनके पूर्वजों से। हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर भी डिफरेंट आ गए उनके पूर्वजों से, एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और उनके कार्य भी अलग आ गए। अब स्ट्रक्चर ही अलग है तो कार्य भी अलग होंगे। इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। क्या कहते हैं इसे, इवोल्यूशन। सेम मैं हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देंगे। ओके, हिंदी मीडियम में कहते हैं इसको उत्क्रांति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रथम सजीव पदार्थ, प्रथम जीव द्रव्य पृथ्वी पर समुद्र में निर्माण हुआ। समझ लेंगे, इस सिद्धांत अनुसार प्रथम सजीव द्रव्य कहाँ निर्माण हुआ था, पृथ्वी पर समुद्र में निर्माण हुआ था। मतलब समुद्र में बेटा उसका निर्माण हुआ था। कालांतर में अनेक वर्षों के बाद इस जीव द्रव्य से एक कोशिकीय सजीव का निर्माण हुआ। फिर कई वर्ष बीतते गए, और ये जो प्रथम सजीव पदार्थ जीव द्रव्य समुद्र में जो पाया गया था, उसमें विकास होकर बना एक कोशिकीय सजीव बना। एक कोशिकीय सजीव मतलब ऐसा सजीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका थी। इस एक कोशिकीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन हुआ, और ये जो एक कोशिकीय सजीव था इसमें क्रम से परिवर्तन हुआ। क्रम मतलब एक के बाद एक, ऐसे क्रम से परिवर्तन हुआ, और उससे अधिक विशाल मतलब बड़ा, और जटिल मतलब हम जैसा, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन से विकसित हुए। तो इस एक कोशिकीय सजीव में क्रम से परिवर्तन हुआ और उससे अधिक विशाल और जटिल सजीव विकसित हुए। ये सभी बदलाव धीरे धीरे और क्रमवार हो रहे थे। ये जो भी चेंजेस थे ना, ऐसा नहीं था कि बहुत फास्ट हो रहे थे। ये सभी बदलाव धीरे धीरे हो रहे थे और क्रमवार हो रहे थे। क्रम मतलब एक के बाद एक। इस विकास की समयावधि को 300 करोड़ वर्ष है। आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना सारा चेंज होने में 300 करोड़ साल लगे। कितने लगे, 300 करोड़ वर्ष। सजीवों में बदलाव तथा विकास यह सर्वव्यापी है। ये जो सजीवों में बदलाव हुआ और विकास हुआ, यह हर तरीके से हुआ। सर्वव्यापी का मतलब हर तरीके से हुआ और सभी अंगों में होता गया, हर पार्ट में होता गया। मैंने बोला ना, सर्वव्यापी मतलब ऑल राउंड था, सभी अंगों में मतलब हर ऑर्गन में होता गया, और इसी से अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में आए, और इसी प्रकार अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो आए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अस्तित्व में आए। इसी कारण इस पूरी प्रक्रिया को क्रम विकास कहते हैं। क्यों क्रम विकास कहते हैं? क्योंकि विकास कैसे हुआ, क्रम से हुआ।
क्रम मतलब एक के बाद एक, एकदम से इंसान खड़ा हो गया है कि वो जाग के, नहीं, मतलब 300 करोड़ वर्ष किसको कहते हैं इतना सारा चेंजेस आने में। तो इस कारण इस प्रक्रिया को क्रम विकास कहते हैं, क्योंकि क्रम से विकास हुआ, ग्रेजुअली चेंजेस हुआ, या उत्क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रांति। जो संगठनात्मक उत्क्रांति है ना बेटा, संगठनात्मक, क्योंकि ये किसी एक का योगदान नहीं है, सारी की सारी चीज़ों में जब चेंजेस आता गया तो उसे कहते हैं संगठनात्मक उत्क्रांति है, ये ऑर्गेनाइजेशनल इवोल्यूशन है। अब भिन्न रचना तथा कार्य वाले पूर्वजों से, सबको पता है हमारे जो पूर्वज थे वो दिखने में अलग थे और उनके कार्य भी अलग थे। पहले जब उनको रीढ़ की हड्डी नहीं हुआ करती थी तो वो हाथों का भी यूज़ चलने के लिए करते थे, आपको पता होगा। गोरिल्ला और चिंपैंजी की बात करूंगा। तो भिन्न रचना और कार्य वाले पूर्वजों से मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाले हमारे एंसेस्टर से वनस्पति तथा प्राणियों का प्रगतिशील विकास क्या हुआ? वनस्पति और प्राणी बने। हमारे पूर्वज जिनकी भिन्न रचना थी, मतलब उनके स्ट्रक्चर अलग थे, उनके कार्य अलग थे, उससे वनस्पति तथा प्राणियों का प्रगतिशील विकास हुआ। इससे नए वनस्पति और नए प्राणियों का विकास हुआ और बेटा इसे ही क्या कहते हैं? उत्क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्क्रांति का सिद्धांत मैंने पढ़ाया, आप देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ये सब आपको पढ़ना है, लर्न करना है, अच्छे से समझना है, तो मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, समझ लेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस सभी समझेंगे। ओके, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस यानी क्या होता है? ठीक है, वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स and ear pinna and thickly distributed hairs on the body are seen in animal, whereas similarities in character like leaf shape, leaf venation, leaf petiole occurs in case of plants. इसका मतलब, यदि मैं आपको अभी एक डायग्राम बताता हूँ, मैं इस डायग्राम की बात करूँगा, तो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? ये देखो, ये नाक, आँख की जगह, ये ईयर पिन्ना मतलब कान, घने बाल। इससे अपने को क्या लग रहा है कि इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, बहुत सारी समानताएं है। क्या है? बहुत सारी समानताएं हैं। ठीक है, उसी प्रकार यदि मैं बात करूंगा प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स में क्या दिख रहा है? प्लांट्स में दिख रहा है लीफ शेप, पत्तियों का शेप। सबको पता है पत्तियों का शेप ऐसा होता है। ठीक है, मतलब ऐसा पत्तियों का शेप होता है। ठीक है, ऐसा होता है पत्तियों का शेप। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? लीफ वेनेशन, ये जैसे मैं लाइन बोलता हूँ। ठीक है, उसके बाद लीफ पेटियोल, ये जो ऊपर का डंडा रहता है जिससे पत्ती जुड़ी रहती है। ठीक है, लीफ पेटियोल, ईटीसी अकर्स इन द एक्सेट्रा अकर्स इन केस ऑफ प्लांट में ये सारी सेम चीज़ें पाई जाती है। और एक बार बताता हूँ, ध्यान दो। वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, स्टार्टिंग पढ़ रहा हूँ। वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ मतलब माउथ का स्ट्रक्चर, ये देखो माउथ का स्ट्रक्चर सबका देखो दिख रहा है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर पिन्ना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन द बॉडी आर सीन इन एनिमल, मतलब ऐसी बहुत सारी समानताएं पाई जाती है, जैसे कि माउथ का स्ट्रक्चर, आँखों की जगह, ईयर पिन्ना मतलब कान की मसल्स, उसके बाद थिकली हेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर मतलब ऐसे घने मुलायम बाल जो है, वो बहुत सारी समानताएं दिखाई देती है। उसी प्रकार क्या बोल रहा है? वेयर एज, जबकि सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, पत्तियों का शेप, ये देखो यहाँ पे भी पत्ती का शेप, यहाँ पे भी पत्ती का शेप और यहाँ पे भी पत्ती का शेप। उसके बाद लीफ वेनेशन मतलब सपोज कीजिए ये लाइन जो ऐसे 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 पत्तियों में दिखाई देती है। और उसके बाद लीफ पेटियोल मतलब एक पत्ती झाड़ से जिस तने से जुड़ी रहती है, मैं उसको बोल देता हूँ। तो लीफ पेटियोल अकर इन केस ऑफ प्लांट, ये प्लांट में दिखाई देता है। दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन दोज ग्रुप, इससे ये समझता है कि भले ये जानवर अलग अलग है लेकिन इनके ग्रुप में कुछ तो भी सिमिलैरिटीज है, एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम। इससे ये समझ में आता है कि इनके पूर्वज सेम होंगे बेटा, ओरिजिन सेम होंगे। ओरिजिन मतलब पूर्वज होता है, इनके पूर्वज सेम होंगे एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर मतलब ये जिससे बने हैं इनका उद्गम सेम होगा, ये सेम चीज़ से ही बने हुए हैं। ओरिजिन यानी इनका उद्गम सेम जगह से हुआ है, सेम तरीके से ये स्थापित हुए हैं, एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर्स और इनके पूर्वज समान होंगे। मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर्स मतलब इनके पूर्वज समान होंगे। तो वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, मुंह का स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ आइज, आँख की स्थिति, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, नाक जो है उसकी स्थिति, का आकार,
स्ट्रक्चर यानी रचना, ईयर पिन्ना कानों की मसल, एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन द बॉडी, मतलब शरीर पर जो घने बाल होते हैं वो सीन दिखाई देते हैं इन एनिमल। वेर एज सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, पत्तियों का आकार, लीफ वेनेशन पत्तियों की रिक्तिकाएँ, लीफ पेटियोल मतलब पत्ती से जो तने को जोड़ने के लिए जो डंडा होता है वो, अकर्स इन केस ऑफ प्लांट, ये प्लांट्स के संबंध में दिखाई देता है। दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन दोज ग्रुप, इससे ये समझता है कि इन ग्रुप में कुछ समानताएं पाई जाती है। हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम, इनका ओरिजिन सेम है, ये सेम जगह से उद्गमित हुए मतलब स्थापित हुए, एंड मस्ट हैव सेम एंसेस्टर्स। तो इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। जब आंसर लिखने को आया तो डायग्राम आपको बोर्ड में दी रहेंगी, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, और फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। या यदि आया कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या है, तो आपको सिर्फ ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सेम चीज़ हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं इसे आकरिक प्रमाण, बाह्य रूपकीय प्रमाण नहीं कहते, इसे कहते हैं आकरिक प्रमाण। तो ये ध्यान देंगे कि क्या होता है आकरिक प्रमाण। मैं पढ़ देता हूँ, डायग्राम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्राणियों के मुख की रचना मतलब प्राणियों का मुंह, आँखों का स्थान, क्या बोला आँखों का स्थान, प्राणियों के मुख की रचना मतलब प्राणियों का मुंह, आँखों का स्थान मतलब आँखें जहाँ रहती है वो, नाक के छिद्र नॉस्ट्रिल यानी नाक के छिद्र, कान की रचना मतलब कान, शरीर के ऊपर घने बाल आदि समान विशेषताएं प्राणियों में दिखाई देती है। प्राणियों के मुख की रचना मतलब मुंह का स्ट्रक्चर, आँखों का स्थान, नाक का छिद्र, कान की रचना, शरीर के ऊपर घने बाल आदि समान विशेषताएं प्राणियों में दिखाई देती है। तो पत्तियों का आकार, शिराविन्यास का मतलब होता है पत्तियों के बीच में जो ऐसे लाइन होती है वो। पर्णदंड, पत्तियों का जो डंडा होता है मतलब पत्तियों को तने से जो जोड़ के रखने का जो डंडा होता है वो, ठीक है। शिराविन्यास, पर्णदंड, पत्तियों की रचना आदि समान विशेषताएं वनस्पतियों में दिखाई देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त समूह में समानता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि इनमें सही में समानता है, इसी कारण इनका उद्गम समान है, मतलब ये सेम जगह से ही स्थापित हुए तथा एक ही पूर्वज से उत्क्रांतित हुए होंगे, यह सिद्ध होता है। और ये सिद्ध होता है कि सही में ये एक ही पूर्वज से निर्मित हुए, मतलब एक ज़माने में इनके पूर्वज सेम हुए होंगे। इनके पूर्वज क्या हुए होंगे, सेम हुए होंगे। तो ये मैंने पढ़ाया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, बाह्य रूपकीय प्रमाण, ठीक है, आकारिक प्रमाण। अब जो सेकंड आता है वो आता है एनाटॉमिकल एविडेंस। ये ध्यान देंगे, एनाटॉमिकल एविडेंस अंतर रचना का प्रमाण। तो इफ़ यू काट के मैंने वी लिखा, इफ़ वी केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, मैं बाजू की पिक्चर्स बताऊंगा, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, कैट्स फोरलेग, फ्लिपर ऑफ वेल एंड पैटेजियम ऑफ बैट। इसका मतलब यदि हम इसको बारीकी से देखते हैं तो बारीकी से देखने पे मनुष्य के हाथ की हड्डी, बैल के पैर की हड्डी, ये जो बैट है चमगादड़ जो है, चमगादड़ के जो क्या रहते हैं, उड़ने के जो पंख रहते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो, और वेल मछली जो रहती है, कौन सी मछली बोला मैंने, वेल मछली, इसके जो पर रहते हैं, वेल मछली को उड़ने के लिए जो पर रहते हैं उनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं दिखाई देती। देखो सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, अलग अलग स्ट्रक्चर है सबका, ठीक है। तो इफ़ वी केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, यदि हम बारीकी से पिक्चर्स को देखते हैं, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, मनुष्य का हाथ, ये देखो पहला मनुष्य का हाथ है, उसके बाद क्या बोला है, ह्यूमन हैंड के बाद कैट्स फोर लेग, इसका मतलब जो कैट रहती है मतलब बैल रहता है या गाय रहती है उसके पैर, ठीक है। उसके बाद फ्लिपर ऑफ वेल, वेल मछली जो रहती है उसके जो पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पैटेजियम ऑफ बैट, चमगादड़ के जो पंख होता है उनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं दिखती है, लेकिन सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल, और सबका यूज भी अलग अलग है। इंसान का हाथ पता है किसी वस्तु को उठाने के लिए होता है, गाय का जो पैर है वो चलने के लिए होता है, वेल मछली के जो पर है वो उसको तैरने के लिए यूज़ में आते हैं, और जो बैट के जो पंख होते हैं वो उसको उड़ने में ये यूज आते हैं। तो सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल, मतलब जिनके शरीर में जो जो अवयव है उनका कार्य अलग अलग है। However, there is similarity in structure of bones and bones joints in organs of each of this animal. लेकिन इनके joints, ये देखो इनके joints कहीं ना कहीं सेम है, और जो हड्डियां है उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सेम है, ऐसा बोल रहा है। तो however, there is similarity in structure of bones, हड्डियों के
स्ट्रक्चर में, आकार में, एंड बोनी जॉइंट्स, और हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोस एनिमल, इनमें सिमिलैरिटी है, समानता है। तो हाउएवर देयर इज सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों के आकार में समानता है, एंड बोनी जॉइंट्स, और दो हड्डियों को जोड़ने के लिए जो जॉइंट्स है इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समानता है, ऐसा बोल रहा है, थोड़ी बहुत समानता है ऑफ दोज एनिमल। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट, ये समानता बताती है कि दोज एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर्स, की इनके पूर्वज भी समान हो गए। मतलब ये भले चार अलग अलग है, इंसान, बैल, चमगादड़, व्हेल मछली, पर इनके हड्डियों के स्ट्रक्चर सेम है और जो जॉइंट्स है वो भी सेम है। इससे ये समझता है कि इनके पूर्वज समान हो गए। तो ये मैंने पढ़ाया आपको एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतररचना का प्रमाण। मानव का हाथ मैंने आपको अभी बताया, मानव का हाथ, उसके बाद बिल्ली का पैर, वहाँ बैल का पैर चाहिए, गलत है, बैल का पैर लिखना वहाँ पे, ठीक है। चमगादड़ का पंख, देव मछली का पर, इनमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी समानता दिखाई नहीं देती। आप एकदम फट से देखोगे तो सही में आपको लगेगा कि ये इसमें कुछ भी समान नहीं है, कुछ भी समानता नहीं दिखाई देती है। उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्यों में भी भिन्नता है, बराबर है, इनके अंग भी अलग अलग है बेटा, इनके अंगों के कार्य अलग अलग है। मानव का हाथ किसी वस्तु को उठाने के लिए, बैल का पैर चलने के लिए, चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए मदद करता है, देव मछली का पर तैरने के लिए। मतलब उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्यों में भी भिन्नता है, मतलब इनके जो अंग है ना इनके बॉडी में, ये अलग अलग काम करते हैं, जिसके कारण उनकी रचनाओं में भी भिन्नता है, जिससे हमको लगता है कि सही बात है, उसके कारण उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। मनुष्य का हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख, देव मछली का पर, इनमें भिन्नता है। परंतु प्रत्येक के अवयवों की अस्थियों की रचना में, अस्थि यानी हड्डियां होती है, तो हड्डियों का स्ट्रक्चर तथा अस्थियों के जोड़ों में समानता पाई जाती है, और हड्डियों को जोड़ने के लिए जो जॉइंट होते हैं उनमें समानता पाई जाती है। जॉइंट में क्या पाई जाती है? समानता। यह समानता उनके पूर्वज समान हो गए इस ओर दिशा निर्देश करती है, और यह समानता ये बताती है कि इनके पूर्वज समान थे। क्या थे बेटा? इनके पूर्वज समान थे, ठीक है। तो ये समझा आपको, मानव का हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख, देव मछली का पर, इनमें प्रत्यक्ष रूप से समानता नहीं दिखाई देती है। उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्यों में भी भिन्नता होती है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में भी भिन्नता होंगी। कार्य अलग मतलब स्ट्रक्चर भी अलग, परंतु प्रत्येक के अवयवों की अस्थियों की रचना में, मतलब हड्डियों का स्ट्रक्चर तथा अस्थियों के जोड़ों में तथा हड्डियों को जोड़ने के लिए जॉइंट होते हैं, उनमें समानता दिखाई देती है। यह समानता उनके पूर्वज समान होंगे इसके दिशा निर्देश करती है। पेपर में क्या आएगा? पेपर में आएगा अंतर रचना का प्रमाण स्पष्ट करो, तो आपको ये पूरा लिखना है। पेपर में कभी कभी डायग्राम दी रहेंगे ऐसी और बोलेगा एक्सप्लेन करो, तो बोलना आप यह अंतर रचना का प्रमाण है और ये पूरा एक्सप्लेन करना। इंग्लिश में आएगा एक्सप्लेन एनाटॉमिकल एविडेंस, तो आपको ये आंसर लिखना है। कभी कभी डायग्राम देगा और बोलेगा एक्सप्लेन करो, तो बोलना दिस इज एनाटॉमिकल एविडेंस और फिर आप ये आंसर लिखना, ठीक है। तो ये एनाटॉमिकल एविडेंस हो गया। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस भी मैंने पढ़ा दिया आज, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो उत्क्रांति का सिद्धांत और आकारिक प्रमाण ये मैंने पढ़ा दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, आकारिक प्रमाण में आँख, नाक, कान ये सब देखना पड़ता है, और अंतर रचना के प्रमाण में ये आकारिक प्रमाण यानी बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से मतलब नाक, कान, और अंतर रचना मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं उनमें क्या समानता होती है, उसको कहते हैं बेटा क्या? अंतर रचना का प्रमाण, ठीक है। एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल मतलब जो अंदर बॉडी में पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर से, और मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो बाहर दिखते हैं उनके स्ट्रक्चर से, ठीक है। थैंक यू।